सो स्टूडेंट्स, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ली थी और पूरा बैकग्राउंड समझ लिया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कवर किया था और साथ में डेमोग्राफिक कंडीशंस भी बात की थी, जिसमें हमने एक में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद हमने कवर किया था फॉरेन ट्रेड, जिसमें हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो पढ़ी थी, और उसके बाद हमने कवर किया था डेमोग्राफिक कंडीशन। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इससे। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, ग्रेट डिवाइड भी हमने पढ़ लिया था। अब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो यानी व्यवसाय, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। तो उस टाइम पे व्यवसाय कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो ऑक्यूपेशन होता क्या है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस सेक्टर्स, कि सेक्टर जितने भी सेक्टर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, 3 सेक्टर होते हैं। इसमें लोग कैसे कैसे डिवाइड हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है, कौन क्या काम कर रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। तो 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। पहले हम इनका मतलब समझेंगे, फिर ब्रिटिश रूल में क्या था, इन सेक्टर्स में इनकी हालात कैसे थे वो हम देखेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्री, टर्शियरी को सर्विस। तो आज हम इन्हीं को बात करेंगे कि इनको इस तरह का नाम क्यों मिला। देखिए, प्राइमरी का मतलब होता है प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं या जो भी है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी है, वो प्रोडक्शन यूनिट को जो भी सामान बना रही हैं, कोई भी यूनिट बना रही हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन करके, शोषण करके जब बना रही हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, सबसॉइल असेट्स, ठीक है, लैंड का यूज़ हो रहा है, वाटर का यूज़ हो रहा है, सॉइल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, असेट्स, सॉइल असेट्स का यूज़ हो रहा है, इनका यूज़ करके कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बन रही है। जिसमें एग्जांपल है, जैसे फार्मिंग हम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, इसमें ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है। लेकिन फिर हमने इसको एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों बोला, हमने क्यों फिशिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर क्यों नहीं बोला। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज है इंडिया की, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को आज भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही बोलते हैं। अगर फिशिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती तो हम इसको फिशिंग सेक्टर बोल रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक। अब है सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, कि सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है कि लोग इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म करने में, वन गुड को, एक सामान को दूसरे सामान में, या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो किसके अंडर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। इसीलिए हम इसको इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री ये काम करती है, ठीक है। फिर है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर, ठीक है। इन दोनों में ही जो सर्विस वगैरह मिलती हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट्स इंगेज्ड इन, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे स्कूल है, तो स्कूल किसी ने खोला होगा, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स हायर किए जाएंगे, या हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, वो अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है। इस तरह से कि अब मान लो जैसे होता है ना, डॉक्टर के किसी को मान लो कोई बड़ी बीमारी है, तो डॉक्टर एकदम से नहीं बताता कि अरे तुम्हें कैंसर है या जो भी है, बहुत आराम से धीरे धीरे अपना बताएगा कि अच्छा ये दिक्कत है, ताकि एक तरह से वो बहुत प्यार से, तो ये सर्विस है, वो चाहता तो आपको एकदम से बेधड़क होकर बता देता, लेकिन आप डर जाओगे, इसीलिए वो धीरे धीरे बताता है। ऐसे टीचर है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो लेकिन सबको सेम तरीके से नहीं बता देता, जैसे सबको एक तरीके से तो सबको बताता है, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आता उसको फिर दूसरे तरीके से बताता है, ठीक है। तो ये सर्विस है, ठीक, ये चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री में फिक्स हो जाएगी, एग्रीकल्चर भी फिक्स यूनिट हो जाएंगे, फिक्स मशीन हो जाएंगी, लेकिन सर्विस में नहीं है। अब जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कोई जो वेटर है वो ठीक से सर्व नहीं कर रहा है, या बहुत रूडली बिहेवियर है, तो उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यही सर्विस है। सिर्फ खाना देना ही, टेबल पर रख के चला आना ही सर्विस नहीं है। आप कितने प्यार से रख रहे हैं, कौन से और ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं कि सर क्या लेकर आए, इस तरह से, वो एक सर्विस है, ठीक है। अब इन तीनों ही सेक्टर में ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे कैसी हालात थी इन तीनों सेक्टर की, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो मैंने पहले ही बताया, एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा लोग निर्भर थे, ठीक है।
क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उसके भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है, सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के भी बताया था, और फिर वो क्यों एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे ये मैंने आपको समझा दिया था। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर की। इसमें आप सोचिए आज भी लगभग 60% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मे बी 60% तो है अभी भी, लेकिन उस टाइम पे 70 to 75% लोग इंगेज थे फार्मिंग में ही, ठीक। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, वेरी लो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट था। जब इंडस्ट्रीज़ ही नहीं थी तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा। जब लोग जो इंडस्ट्रीज चला रहे थे उनका डिमोशन हो गया था, उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, उन्हें अपनी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद करनी पड़ रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट वो कैसे देते। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया था और डिक्लाइन हो गया था हैंडीक्राफ्ट। ही इसके रीज़न है कि हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हो गया था, ठीक। लोग बंद करके अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ वो जा रहे थे, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे या मशीन्स वगैरह बना मंगा रहे थे ब्रिटेन से। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी कैसी थी, लिमिटेड, यानी जैसे कैश क्रॉप है तो कैश क्रॉप के लिए वो हर जगह अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ जहाँ से उनको कॉस्ट कम पड़ती थी ले जाने में वो सस्ता रहता था, जैसे सुएज कैनाल का इन्वेंशन, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट करना था, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कम हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, पहले 12,300 थी, फिर एकदम 7200 रहेगी, तो 5100 के अराउंड उन्होंने जो डिस्टेंस कवर कर ली थी, कम कर ली थी ना, तो लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक। अब है लास्ट नेग्लिजिबल सर्विस सेक्टर, न के बराबर सर्विस सेक्टर था, न इतने स्कूल्स थे, न इतने हॉस्पिटल्स थे, न आप कोई भी सर्विस सेक्टर जैसे रेस्टोरेंट, कैफ़े, ये सब तो कुछ था नहीं, होटल वगैरह, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर बिल्कुल न के बराबर था। वेरी फ्यू पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, बहुत ही कम लोग रहते थे सर्विस सेक्टर में, ठीक है। अब है फीचर्स इसके क्या क्या थे, ये तो मैं हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है, कि उसके हालत क्या थी, लेकिन फीचर्स क्या थे, चल क्या रहा था उसमें, उसकी वजह से तो इम्बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे, 70 to 75% लोग इंगेज हो रहे थे एग्रीकल्चर में, तो इससे इम्बैलेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, तालमेल गड़बड़ हो रहा था, यानी क्योंकि एग्रीकल्चर में ही बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए थे। दूसरा क्या था, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये रिजल्ट है एक तरह से इसका, डाइवर्सिफिकेशन की कमी हो रही थी, जैसे पीपल हैड वेरी लिमिटेड जॉब ऑप्शंस। आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो एक बच्चे के पास बहुत सारे स्कोप हैं, एरियाज़ हैं, जैसे फील्ड हैं जिसमें वो जा सकता है, इंटरेस्ट के भी, नॉन इंटरेस्ट के भी, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर है, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, डाइवर्सिफिकेशन कम थी। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे तो कोई IAS बना है, कोई ICS, ये बहुत लिमिटेड थी, ठीक है। और फिर क्या था, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा था। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या हो रहा था कि मद्रास, बॉम्बे, स्लाइड डाइवर्सिफिकेशन, और पंजाब, यूपी, बिहार मोस्टली एग्रीकल्चर। कि मद्रास, बॉम्बे में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रही थी, क्योंकि वहाँ इनका ब्रिटिशर्स की रोटी गल रही थी, ठीक है, रोटी पक रही थी, लेकिन वहीं पंजाब, यूपी, बिहार इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, तो वहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो रीजनल इम्बैलेंस हो गया था। ये रीजनल यानी क्षेत्रीय एक तरह से तालमेल खराब हो गया था, ठीक है। फिर है लास्ट है लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी। लो प्रोडक्टिविटी, एक तो मैंने इंडस्ट्रियल के बारे में बता दिया था, एग्रीकल्चर में भी क्या था, हो रहा था कि लोग डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर में भी तो दिक्कतें थी ना, डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, डिपेंडेंसी मानसून पे लोग अपना टिके रहते थे, मशीन्स वगैरह इन्होंने कुछ लगाई नहीं थी, और कैसा प्रोडक्शन करवा रहे थे, कैश क्रॉप का ज़्यादा करवा रहे थे। जो कैश क्रॉप होती है एक तरह से, जैसे मान लो कोई खेत है, अगर उसके ऊपर नील खेती, आप बार बार नील की खेती करोगे तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसमें की जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। और क्या हो रहा था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ पे एक मान लो ये पेज लिखने के लिए मुझे सिर्फ एक पर्सन की नीड है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस पेज को ही मैंने 5 लोगों से लिखवाया, ठीक है, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो है। दिखने में तो ठीक है, आपको लग रहा है कि 5 लोग इस पेज को लिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरत तो नहीं थी ना, ज़रूरत तो एक ही की थी, ठीक है। तो यहीं पे वो यही लिखा हुआ है, वेयर मोर पीपल आर एंगेज देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एक ही है, उससे ज़्यादा लोग अगर किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो हम उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि वो लोग वाकई में बेरोज़गार हैं,
इसीलिए एक काम को करने के लिए इतने लोग की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संरचना, एक तरह से बिल्डिंग्स, रोड्स, ठीक है, ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो इट एग्जिस्टेड बट कॉलोनियल ओरिएंटेड, नॉट डेवलपमेंट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़ का लगना, रोड का बनना, रेलवे ट्रैक का प्रमोशन होना, ये सब एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन किसके लिए? क्या ओरिएंटेशन था? कॉलोनियल ओरिएंटेशन था, अपनी बेहतरी के लिए। उन्हें कोई हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं करना था, उन्हें अपनी जेबें भरनी थी। तो कॉलोनियल ओरिएंटेड था कि हमारी जेबें कैसे और ज़्यादा भारी हो जाएं, ठीक है, हमें इनके डेवलपमेंट नहीं करना। इसीलिए आप लोग देखेंगे रेलवे, रोड या यहाँ पे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू हो गए थे, कम्युनिकेशन बेहतर हो गया था, ठीक है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी आप बात करेंगे तो एक तरह से वो उसको डेवलपमेंट से कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो रही थी, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, ये सब बेहतर हो रहा था, ठीक है। अब इसमें भी उनकी चाल थी, ठीक है, वो सिर्फ अपना ही अपना देख रहे थे। ब्रिटिशर्स वर्कड अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। किस किस एरिया में उन्होंने काम किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, ठीक है, जो जहाज़ जहाँ खड़े होते हैं पानी वाले, पोर्ट, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज में, कम्युनिकेशन सर्विसेज में। यहाँ मैंने लिख दिया है रेलवे कब आई थी? 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये ब्रिटिश ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। नॉट इंडस्ट्रियल, इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, इंडिया में नहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, ठीक है। वो सिर्फ रेलवे जो बनवाए गए थे वो अपने स्वार्थ के लिए बनवाए गए थे, ब्रिटिश ट्रेड करने के, ताकि हेल्प हो सके। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? पुअर क्वालिटी थी रूरल एरिया में। आप लोग भी देखे होंगे इस तरह से कि कोई नेता है वो जिस जगह से जीतता है, ठीक है, मान लो कोई सीएम है या कोई पीएम है, जिस जगह से जो उसका एक नेटिव प्लेस है जहाँ पे वो रहा होगा, खेला होगा, कूदा होगा, उसका डेवलपमेंट हर मिनिस्टर ने करवाया होगा, बाकी सब जाए भाड़ में। तो वो रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा था? रूरल एरिया में तो पहुंची ही नहीं थी, पुअर क्वालिटी। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो रोड हैं वो नहीं बनी है ठीक से, ठीक। और प्रिमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ। तो यहाँ रोड में क्या था? अपने ही सारी जो कंस्ट्रक्शन है भाई, वो सब अपने काम के लिए ही कर रहे थे। फिर है इरिगेशन। इरिगेशन में आप पहले ये लिखिएगा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नीचे इरिगेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लिमिटेड डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर में, और ये एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में लिमिटेड डेवलपमेंट था, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली पड़ता था, ठीक है, कॉस्टली पड़ता है। रेलवे से भी जा सकते थे ज़्यादा। एयर में तो अब आप देखेंगे एरोप्लेन में कुछ ही किलो तक आप सामान लेकर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट होती है तो निकालने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांस तो डेवलपमेंट कैसा हो रहा था उस टाइम पे? लिमिटेड हो रहा था। वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी महंगा पड़ रहा था, ठीक है। रिवेन्यू पे वो फोकस कर रहे थे, ना कि फार्मर वेलफेयर पे, ठीक है। तो ये थी इरिगेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का। फिर लास्ट है कम्युनिकेशन की हालत क्या थी? टेलीग्राफ जो हेल्प है एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्पज़ था, क्योंकि ऑफिसर्स वगैरह सब जो अथॉरिटी है उन्हीं के हाथ में थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो वो क्या करते थे? टेलीग्राफ के थ्रू अपना प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कंट्रोल करके रखते थे। टू सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जिससे कि लॉ और ऑर्डर जो है वो बने रहें, ठीक है। तो यहाँ मैंने और ज़्यादा लिख दिया है कि जैसे रेलवेज़ हैं, तो रेलवे ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि ज्योग्राफिकल, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ रहा था, एक काम बहुत अच्छा होता कि मान लो मेरा ही पड़ोसी है, मुझे नहीं पता कि ये हम लोग आसपास में ही रहते हैं, तो क्या हुआ था कि रेलवे ने कनेक्ट कर दिया था भाई। वो इंसान एक ट्रेन में बैठा, मैं भी वहीं बैठी, तो बातें हो गई शुरू, ठीक है। ज्योग्राफिकल कल्चरल जो आप एक स्टेट जो कल्चर है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स है, वो शेयर होने लगे, तो पता चलने लगा कि अरे आप भी वहीं रहते हैं, हम भी इधर ही रहते हैं, इस तरह से। तो जो कल्चरल बैरियर था, जो ज्योग्राफिकल बैरियर था, वो टूटने लगा था और प्रमोट हो रही थी नेशनल इंटीग्रेशन, यानी अखंडता, एकता जो है वो नेशनल में, हमारे इंडिया में प्रमोट हो रही थी, ठीक है। फिर है यहाँ पे मैंने आपको बताया था रोड का, बताया था रोड। तो रोड में क्या हो रहा था? मोबिलाइज़ करने के लिए ईजी था, ठीक है, आर्मी शिफ्टिंग के लिए रॉ मटेरियल के ईजिली हो जाता। फिर मैंने आपको बताया था एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। उड़ीसा में है एक कोस्ट कैनाल, वहाँ पे प्रोजेक्ट ये शुरू किया था। ये अनइकोनॉमिकल था, ठीक है, अनइकोनॉमिकल यानी वैल्यू नहीं थी उसकी, वहाँ से बहुत खर्चा तो हो रहा था लेकिन कमा कुछ नहीं पा रहे थे ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़, क्योंकि भाई रेलवे से
एक तो ये है चीज़ सस्ती पड़ रही है, ठीक है, बहुत सारे सामान एक साथ जा रहा है, ठीक है, कोई डर भी नहीं है, पैक्ड है, ठीक है। लेकिन आप जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इन्हें वही डर था। तो ये लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो अबंडन हो गया था, ठीक है, चला नहीं था। अब आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अबंडन हो गया था। लास्ट है जो कम्युनिकेशन, तो मोर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो थे वो यूज़ किए जाते हैं, वो किए जाते थे और आज भी हैं वैसे तो, पोस्ट का तो है, वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ पॉपुलर थी, पोस्ट और टेलीग्राफ। अब है ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब मैंने आपको इंडस्ट्रियल बताया, फॉरेन ट्रेड बताया, डेमोग्राफिक बताया, ऑक्यूपेशनल बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, एग्रीकल्चर बताया, मतलब 6 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें कि सभी एस्पेक्ट से देखें तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा था, किसका, कॉलोनियल रूल का, ठीक है। तो पहला है कांस्टेंट हमारी इनकम, जो मैंने बताया था ना, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी हमारी, निष्क्रिय हो गई थी, एक्टिव नहीं हो रही थी, ठीक है। निष्क्रिय, स्टैग्नेंट का मतलब होता है इनकम और डेवलपमेंट दोनों ही रुक गए थे या कम हो रहे थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक जो इनकम थी वो कांस्टेंट ही रही थी, और हमने बात की थी पहले 230 रुपये ही थी, वो इतनी ही रही थी। दूसरा क्या था, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये भी मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में बताया था कि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी क्यों ज़्यादा लोगों की बढ़ती जा रही थी। एक दूसरा एस्पेक्ट ये था। तीसरा था ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदार भी अपने आप को मालिक कहने लगे थे, ठीक है। हालांकि थे वो मीडिएटर, ब्रिटिशर्स और जो किसान थे उनके बीच के मिडिल थे, लेकिन फिर भी ज़मींदार भी अपने आप को एक तरह से कि नहीं भाई हम रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को देंगे, तो बड़प्पन था। तो ये भी इन लोगों ने वैसे हो गई थी एक तरह से परेशानी, ठीक है। और इसमें एक ये चीज़ और थी, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि अगर मान लो ज़मींदार जो है वो रिवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहा है किसानों से, या वो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि कैश क्रॉप की, तो ब्रिटिशर्स उसको हटा देते थे और उसकी सारी ज़मीन ले लेते थे, ये शर्त रहती थी उनकी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल मेथड, जो है कल्टीवेशन में जो भी खेती बाड़ी का काम हो रहा है वहाँ पे कौन से तरीके यूज़ हो रहे थे, ट्रेडिशनल, परंपरा वाली, न्यू नहीं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी थी फैमाइन की, मैंने आपको बताया, फैमाइन यानी अकाल, बहुत ज़्यादा, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है कितनी तीव्रता से, ठीक है। तो बार बार फैमाइन जो है वो हो रहे थे, तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फैमाइन था। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, मैंने आपको ये भी डिटेल में बताया कि हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा था। फिर है इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑब्वियसली बात है जहाँ जूट बन रहा है वो ब्रिटिशर्स को चाहिए, वहीं वो फैक्ट्री खोल देंगे, ठीक है। बिहार में, यूपी में क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, रीजनल इम्बैलेंसेस क्या है, हो रहा है, इनएडिक्वेट है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब ये ऑल इन ऑल था कि हर सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया। यहाँ पे है जो ब्रिटिशर्स थे, ट्रांसफॉर्म किया था उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, किस में, कॉलोनियल बैकवर्ड में। मतलब एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो इंटेलिजेंट है और पतला भी है, तो एक नज़र तो होगी कि इंटेलिजेंट है, ठीक है, दुबले पतले होने से कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन इंटेलिजेंट है। एक नज़र कैसी होगी कि अरे इंटेलिजेंट होगा सो होगा, उसे नहीं पता इंटेलिजेंट है या कुछ किस तरह से क्वेश्चन पूछे, वो कहेगा लड़का बहुत पतला है या लड़की बहुत पतली है, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है, नाक बड़ी है, कान टेढ़े हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है और उसको कोई ना कोई निक नेम दे देता है। जैसे मान लो किसी की नाक टेढ़ी है तो कुछ और कोई उसका नाम से बुलाएगा, कोई कुछ और। गांव में ये वो सारी चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में, लेकिन उसका नामकरण क्या क्या हुए थे, तो लोगों का पर्सपेक्टिव क्या बन गया था, एक तो कॉलोनियल है, ठीक, इसके ऊपर कोई है जो राज कर रहा है, कॉलोनी बैठी हुई है, ठीक है, कॉलोनी यानी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी का। फिर बैकवर्ड इकोनॉमी हमें बोला जाने लगा, पीछे, ठीक है, जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है वो इंडियन इकोनॉमी कंसिडर की जाएगी। सेमी फ्यूडल, सेमी मतलब होता है आधा, फ्यूडल आप लोग देख लीजिएगा पॉलिटिक्स में, फ्यूडल का मतलब होता है कि आधा कंट्रोल कौन कर रहा है, आधा कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप फ्यूडल अपना वर्ड जो है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट हो गई थी ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमी है वो निष्क्रिय हो गई थी, इनकम ना बढ़ रही थी ना डेवलपमेंट हो रहा था। फिर हम इसको बैकवर्ड भी बोलने लगे थे, ठीक है। डिप्लीटेड भी होता है, जैसे डेप्रिसिएशन होता है, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि जो असेट होता है उसकी वैल्यू जब कम होती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन
आप लोग डिप्लीशन का चेक कीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज की जब वैल्यू कम होती है तो हम उसको डिप्लीशन बोल देते हैं, ठीक है। और एम्प्यूटेड इकोनॉमी, अब ये सब नामकरण हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि कॉलोनियल मतलब क्या, बैकवर्ड मतलब क्या, ये सब किससे रिलेटेड है। तो कॉलोनियल का के जो इकोनॉमी के जो लोग थे, हमारे यहाँ के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। या ब्रिटिशर्स हम यूँ कहें तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, ना कि इंडियंस के लिए। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाने लगा, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था, लो लेवल हो रहा था, पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, टेक्नोलॉजी बहुत बेकार थी, तो ये बैकवर्ड हम इसीलिए कहे जाने लगे थे उस टाइम पे। सेमी फ्यूडल यानी अर्ध सामंती, ठीक है, जिसकी आधी एक तरह से सहमति हो, ठीक है। डोमिनेंस हो रहा था किसका, लैंडलॉर्ड का। भाई ऊपर बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स और उन्होंने कह दिया है कि अगर आपने रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया किसानों से तो आप आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड का क्या हो रहा था, डोमिनेंस हो रहा था, दबाव बनाया जा रहा था उन पर। ज़मींदारी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं रही, ख़राब ही रही है ये, ठीक है। स्टेगनेंट हो गई थी हमारी इकोनॉमी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई इनकम में या प्रोडक्शन में। जब आप स्टेगनेंट का बात करें तो इनकम और प्रोडक्शन को अपने दिमाग में तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टेगनेंट यानी ना इनकम बढ़ रही थी ना प्रोडक्शन हो रहा था, सब ठप पड़ चुका था। डिप्लीटेड कंटिन्यूस ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में। वो तो दादा भाई नेहरू जी ने रोक लिया था, अदरवाइज़ नहीं तो और ज़्यादा ही ये लोग इस चीज़ को हम लोग परेशान करते, एक्सप्लॉइट करते, ठीक है। तो कंटिन्यूस ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हो रहा था वो कहाँ पे जा रहा था, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। तो वैल्यू कैसी हो रही थी, कम होती जा रही थी, डिप्लीट होती जा रही थी। लास्ट जो नामकरण हुआ था वो था एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। जब आपकी कोई आज़ादी छीन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेटेड। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ का लॉस होना, ठीक है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का कम होना। इकोनॉमी बिकम्स डिपेंडेंट, इकोनॉमी कैसी हो रही थी हमारी, डिपेंडेंसी उसकी बढ़ती जा रही थी। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते थे, एम्प्यूटेटेड, लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ या ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे मान लो किसान है, अब किसान ही तो खेती बाड़ी करेगा, ज़मींदार उतरेगा नहीं, ब्रिटिशर्स उतरेंगे नहीं, करेगा कौन, किसान, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी। मान लो कोई यंग पर्सन है, उससे अंग्रेज़ों को काम कराना है, तो कोई बूढ़ा होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। भाई उन्हें चाहिए प्रोडक्टिविटी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑर्गन्स, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को खो देना, ठीक है। यानी जैसे हमारे बहुत अच्छे खेत थे उनको इनफर्टाइल कर दिया था इस तरह की खेतियों ने, नील वगैरह के। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो गांधी जी ने भी इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके एरियाज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उन्हीं को ख़त्म कर देना। अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने ये किया, ये गलत था, वो गलत था, ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी किया। पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड, रेलवेज़ का जैसे जैसे बढ़ रहा था, कनेक्टिविटी लोगों के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उन्होंने अच्छे करवाए थे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड, रेलवेज़, ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छी करवाई थी, एयर वाटर, ठीक है। लेट बेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश रूल का। तो इन्होंने क्या किया था, फ्यूचर डेवलपमेंट। आज हम रोड की बात करते हैं, आज हम अच्छी बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग्स, रोड्स देखे होंगे जब भी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइल्ड वेज फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने नींव रखी थी, ठीक है। फूड सप्लाइज टू फेमाइन अफेक्टेड एरियाज़, जैसे कि जो जहाँ पे अकाल पड़ा है जिस एरिया में, वहाँ पे फूड की सप्लाई करवाना, ठीक है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। जो भी प्रशासन है जो उस एरिया के अंडर आ रहा है वो उसका एफिशिएंटली यूज़ होना, ठीक है। फिर लास्ट है नेशनल यूनिटी, मॉनेटरी सिस्टम और यूनिफॉर्म बैंक। नेशनल यूनिटी बढ़ने लगी थी, मैंने अभी बताया नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ने लगा था मनी की वजह से, ठीक है। बाई मनी, एक तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, धीरे धीरे पैसा आ गया था, तो मनी एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। यूनिफॉर्म सबकी सेम थी, बुक्स सबकी सेम थी, तो एक तरह से क्या, नेशनल यूनिटी, ठीक है। अगर आज हमारे पास रेलवेज़ या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पिछली शताब्दी का होता तो शायद मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रही होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और PA1 में ये चैप्टर है। PA1 में एक मैक्रो जो है नेशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसका है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सो आप लोग पढ़ते रहिए।